हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ईयरली करंट अफेयर्स 2024 का सेट नंबर 3। चलिए हम सब वार्षिकी करंट अफेयर्स कर रहे हैं 2024 का, ये सेट नंबर 3 है और ये जितने भी आगामी आने वाले एग्जाम है उनके लिए रिलेवेंट होगा। 70 बीपीएससी से लेकर के बिहार लेखपाल भर्ती हो जाए, बिजली विभाग हो जाए, बीएसएससी हो जाए, रेलवेज हो जाए, दरोगा, ठीक है, इन सब एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब है, अभी थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी खराब है, फिर भी चूंकि करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं छूटना चाहिए इसलिए मैं आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आज थोड़ा मैं स्लो बोलूंगा, आप सब मैनेज कर लेंगे। टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका के पुनः राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बन गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में इलेक्शन कंडक्ट हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के पुनः राष्ट्रपति कौन बने हैं? सिरिल रामाफोसा बन गए हैं। ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। यहाँ 400 सदस्यीय नेशनल असेंबली सीट है, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो इलेक्शन होता है 400 सदस्यीय नेशनल असेंबली सीट पर होता है। 400 सीट में 159 सीटों पर ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीत पाई, यानी यहाँ पे जो गठबंधन की सरकार बनी है और गठबंधन की सरकार बनने के कारण यहाँ के राष्ट्रपति पुनः चुने गए हैं सिरिल रामाफोसा। 1994 में रंग भेद की समाप्ति के बाद 7वां आम चुनाव था ये, और इसके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक अलायंस को 87 सीट मिली है। तो आप याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में पुनः राष्ट्रपति बन गए सिरिल रामाफोसा दूसरी टर्म के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप सब, और इसका पीडीएफ पाने के लिए ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए टॉपिक है मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैक्सिको में भी आपका इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है क्लाउडिया शिनबाम, याद रखेंगे। इनकी पार्टी का नाम है सत्तारूढ़ नेशनल रिजर्वेशन मूवमेंट, ठीक है, याद रखेंगे। मैक्सिको में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर का स्थान लेंगी, ये भी वही उसी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो मैक्सिको में जो सत्ता में आई है क्लाउडिया शिनबाम, ये पार्टी दोबारा जीत कर आई है, नेशनल रिजर्वेशन मूवमेंट पार्टी, ठीक है, ये वापस से जीत कर आई है और मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। मैक्सिको की राजधानी याद रखेंगे मैक्सिकन सिटी होता है। यहाँ का करेंसी काफी बार एग्जाम में पूछता है, तो मैक्सिको का करेंसी है पेसो, ठीक है। आज की करंट अफेयर्स का मुख्य जो फोकस है इसी वाले टॉपिक पे किया गया है। यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी और लेखपाल भर्ती वाले एग्जाम में जरूर आने की संभावना है, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। 50वां G7 कंट्री समिट 2024 पूरा देखेंगे डिटेल में, ठीक है। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ भाई? तो इटली के अपुलिया में फसानो में, याद रखेंगे, तीनों शब्द याद रखेंगे। इटली के अपुलिया में फसानो में कब हुआ? 13 से 15 जून 2024 को, 3 दिन हुआ था ये। मेजबानी किनके द्वारा किया गया? तो जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री है उनके द्वारा मेजबानी किया गया। G7 क्या है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, विश्व के औद्योगिक रूप से संपन्न 7 देशों का समूह, जिसे आप विकसित राष्ट्र के श्रेणी में भी बोल सकते हैं, विकसित राष्ट्र भी बोल सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्री है। पहले ग्रुप ऑफ 8 कंट्री हुआ करता था रूस के समय। रूस ने जैसे यूक्रेन के एक क्षेत्र क्रीमिया को कब्जाया था, तब से 2014 से रूस को हटा दिया गया, तो ये भी एक याद रख सकते हैं। पहले ये G8 हुआ करता था, अब ये G7 हुआ करता है, ठीक है। तो G7 का 50वां शिखर सम्मेलन हुआ इटली में। आइए देखते हैं G7 में शामिल होने वाले प्रमुख राष्ट्र प्रमुख कौन कौन से हैं। तो G7 राष्ट्र प्रमुख जिन्होंने हिस्सा लिया, कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे एमैनुअल मैक्रोन, जापान के प्रधानमंत्री फुमिदो किशिदा, जर्मनी के चांसलर आए हुए थे ओलाफ सोल्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और सातवां खुद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को शामिल कर लीजिए। तो ये 7 राष्ट्र प्रमुख हैं G7 के, जो कि आए हुए थे 6, और इटली की प्रधानमंत्री खुद मेजबानी कर रही है, तो 7 हो गई, ठीक है। G7 राष्ट्र के अलावा कुछ मुख्य अतिथि भी G7 समिट में शामिल हुए। मुख्य अतिथि कैसे आमंत्रित किए जाते हैं? तो आउटरीच सत्र की बैठक में G7 के सदस्य देशों के साथ आमंत्रित गैर सदस्य देश व संगठन भाग लेते हैं। किसी देश को आमंत्रित करने का अधिकार मेजबान देश के पास होता है। तो कौन कौन से देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कौन कौन आए थे, उनमें से कुछ प्रमुख का नाम जरूर याद रखें, बार बार पूछेगा यहाँ से। चलिए देखते हैं कौन कौन आए थे। तो फर्स्ट नंबर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वार्सुला वान डेर लेयन, ऐसे भी याद रखें, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, इसलिए मैं बार बार जो इंपॉर्टेंट वाला चीज है वो लिखा देता हूं, ठीक है। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वार्सुला वान डेर लेयन आए थे G7 समिट में। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, भारत के प्रधानमंत्री गए नरेंद्र मोदी, ये 5वीं बार गए, ठीक है, 5 बार नरेंद्र मोदी जा चुके हैं G7 समिट में। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की भी आए हुए थे। वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस, ये
G7 इतिहास में पहली बार शामिल हुए थे। ठीक है, तो वेटिकन सिटी जो है इटली से ही सटा हुआ एक कंट्री है, दुनिया का सबसे छोटा देश है। वहाँ पे पोप रहते हैं, मेन जो प्रीस्ट रहते हैं उनके मेन पोप फ्रांसिस आए हुए थे और इन्होंने G7 इतिहास में पहली बार शामिल हुए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे राष्ट्र के प्रमुख आए हुए थे, जैसे UAE के प्रमुख आए हुए थे, टर्की के प्रमुख आए हुए थे, फिर या अर्जेंटीना के प्रमुख आए हुए थे। तो उन सब के बारे में नहीं जानना है आपको, मेन मैं बता देता हूँ जो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। सारा आपको 30-35 याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष आकिन वूमी आदेसीना, OECD महासचिव मेथियास कोरम, ये सब शामिल हुए थे। ठीक है, इन सब का नाम आप जरूर याद रखें, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आइए G7 में जानते हैं कि किन किन प्रमुख मुद्दों पर बात हुई, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। G7 किस मुद्दा पर हुई चर्चा, तो सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक रहा उसमें रूस और यूक्रेन युद्ध रहा। ठीक है, अमेरिका द्वारा यहाँ यूक्रेन को $50 अरब का ऋण दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने वादा किया। फिर से ब्रिटेन द्वारा भी यूक्रेन को $31 करोड़ की मदद की घोषणा की गई, तो ये दोनों फैक्ट जरूर याद रखें। इसके अलावा G7 में इजराइल गाजा युद्ध भी बहुत चरम सीमा पे इस पे बात हुई है। फिर जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात हुई और यहाँ से 2-3 करंट अफेयर्स बनेंगे। देखिए क्या क्या बात हुई, तो जलवायु परिवर्तन का जब जिक्र हुआ तो G7 नेताओं ने इस दशक जीवाश्म ईंधन की कटौती पर तेजी से कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। मतलब जीवाश्म ईंधन आप समझते हैं फोसिल फ्यूल जिसको बोलते हैं, जिससे काफी ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो उसको कम करने की बात कही गई है। इसके तहत कुछ लक्ष्य भी रखा गया है। इसके तहत 2030 तक मीथेन गैस उत्सर्जन में 75% तक कटौती का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को, यानी जैसे कार्बन हो गया, इन सब के उत्सर्जन को 2050 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य में तेजी से अमल करने की बात कही गई। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफी ज्यादा चर्चा रहा, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की अहम भूमिका थी, तो उसके ऊपर भी हम सब बात करेंगे। पांचवा, ग्लोबल साउथ में चल रही अनिश्चितता, ग्लोबल साउथ। ठीक है, और छठा हो गया यूरोप में मानव तस्करी को लेकर भी बात की गई और चीन की आक्रामकता के मुद्दे पर भी बात की गई, हिंद चीन जो भी है स्ट्रेटजी को लेकर। ठीक है, तो इतने मुद्दे पर बात की गई, ये मोटा मोटी आप याद रखें। इनमें से जो जो फैक्ट वाला चीज था वो मैं आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम सब। आइए G7 के चर्चे में एक और बात याद रखेंगे आप सब, ये है IMEC। एक्चुअल में क्या है IMEC, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको बोलते हैं भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा। सितंबर 2023 में जब भारत द्वारा G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी 2023 में, आप सबको पता है, वहां पे ये IMEC की परिकल्पना की गई थी, बनाने की बात की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है इस गलियारे के तहत भारत, सऊदी अरब, यूरोप और अमेरिका के बीच IMEC के तहत एक विशाल सड़क, रेल, पोत परिवहन तंत्र की परिकल्पना और जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसको याद रखेंगे आप सब। G7 समिट में नरेंद्र मोदी, अब हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या क्या बात रखी गई, तो श्री नरेंद्र मोदी G7 आउटरीच सत्र में 5 बार भाग लिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बराबरी इन्होंने कर ली है। भारत के प्रधानमंत्री की प्रमुख बातें G7 के दौरान, चलिए देखते हैं हम सब क्या क्या प्रमुख बातें रही है। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी अफ्रीका एंड द मेडिटेरियन ऑफ आउटरीच सत्र को 14 जून को संबोधित किया। भारत के AI मिशन की बात करते हुए AI फॉर ऑल के मूल मंत्र को उन्होंने दोहराया। तो याद रखेंगे, ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा ऑल AI फॉर ऑल जो मूल मंत्र है ये कहाँ पे दोहराया गया था, तो G7 कंट्री समिट में दोहराया गया था। भारत के बारे में बताया गया कि जब जलवायु की बात की गई तो भारत 2070 तक नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा कहा गया। इन्होंने पर्यावरण के ऊपर भी काफी जोर दिया। इन्होंने बोला कि विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण अभियान प्लांट फॉर मदर यानी एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख इन्होंने किया। पिछले वर्ष G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की भी बात भारत ने की, क्योंकि आपको पता है कि भारत जब अध्यक्षता कर रहा था 2023 में, तो वहां पे अफ्रीकन यूनियन को G20 का 21वां कंट्री बनाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने बात दोहराया और खास करके अफ्रीका और पर्यावरण और AI और कुछ जलवायु परिवर्तन के ऊपर इन्होंने ज्यादातर फोकस किया, जो कि आप देख लिए पॉइंट वाइज पॉइंट, इसको याद रखेंगे। सेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 का आगामी सम्मेलन कहाँ होगा, तो 51 शिखर सम्मेलन कनाडा की मेजबानी में
कैलगरी के दक्षिण पश्चिम में कानास्किकस अल्बर्टा में 2025 में होगा। ठीक है, मेनली कनाडा द्वारा मेजबानी किया जाएगा G7 का अगला समिट 2025 में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। तो G7 से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आप अब बना लेंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब। पापुआ न्यू गिनी को 10 लाख डॉलर की राहत सामग्री। क्या हुआ पापुआ न्यू गिनी में फिलहाल? तो 24 मई 2024 को एंगा प्रांत पापुआ न्यू गिनी में आई भूस्खलन के कारण लगभग 2000 लोगों की जान गई और बहुत ज्यादा क्षति हुई। भारत सरकार द्वारा राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए तत्काल 10 लाख डॉलर की राहत सहायता की घोषणा की गई। इसके अलावा लगभग 19 टन राहत सामग्री, इनमें से खाद्य पदार्थ, पानी टैंक, दवाएं शामिल है। और चूंकि पापुआ न्यू गिनी न्यूज में है तो ये 2-3 बात जरूर याद रखें। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी होती है और यहाँ जो करेंसी चलता है उसका नाम कीना है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरापे। इन्होंने ही एक बार सम्मान में मोदी जी का पैर छुआ था और उन्होंने भारत का सम्मान किया था, ना कि मोदी जी, मतलब मोदी जी का तो सम्मान किया है लेकिन ये पूरे भारत का सम्मान इन्होंने किया था, जेम्स मरापे। इसलिए ये न्यूज में है ये कंट्री, तो जरूर इनके बारे में याद रखिए। मैं कभी पापुआ न्यू गिनी का कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज है वहां पे, ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगा क्योंकि वो आ सकता है आपके ज्योग्राफी के सेक्शन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है, अजीत डोभाल तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हो गए हैं। तो नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल के दौरान ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे थे। इन्हें पुनः 13 जून 2024 को इस पद पर नियुक्त किया गया है, यानी ये तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है, तो ये कैबिनेट मंत्री भी बन गए हैं। श्री अजीत डोभाल 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद नवंबर 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बनाया गया था। और पहले जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे वो थे ब्रजेश मिश्र, 1998 से 2004 तक। ठीक है, इनको याद रखेंगे। तो ये तीसरी बार नियुक्त हो गए अजीत डोभाल। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स। कुवैत में आग लगने से 45 भारतीय श्रमिक की मृत्यु। हुआ क्या था? दक्षिण कुवैत के मंगफ शहर में इमारत में 12 जून 2024 को आग लग गई, जिसमें 50 विदेशी श्रमिक जलकर मर गए और इसमें से 45 भारतीय थे। तो याद रखेंगे दक्षिण कुवैत के मंगफ शहर में, ये नाम आपको याद रखना है। ये बहुत ही दुखद घटना है हमारे लिए। फिर है, वायुसेना का सुखोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये प्रशिक्षण दे रहे थे, सुखोई Su-30 MKI प्रशिक्षण के दौरान 4 जून 2024 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है तो आज पेपर का न्यूज़पेपर ज्यादातर कवर नहीं कर पाया हूं मैं। 22 जुलाई का 3 ही अभी तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ पाया था क्योंकि अभी थोड़ी मेरी तबीयत खराब है। तो 3 को हम सब देख लेते हैं, फिर आगे कल भी हम सब 22 जुलाई के पेपर के न्यूज़ देखेंगे। ठीक है, चलिए 22 जुलाई के न्यूज़पेपर के कुछ करंट अफेयर्स। टॉपिक में है निपाह वायरस। केरल में निपाह वायरस फैलने से एक की मौत हो गई। भारत में निपाह वायरस की यह पहली मौत आई है। यह वायरस मुख्यतः किससे फैलती है? तो फ्रूट बैट, एक प्रकार का चमगादड़ है, इससे फैलता है और यह वायरस व्यक्ति से व्यक्ति में भी फैल सकता है। टोटल 101 लोग केरल में इन्फेक्टेड हुए थे, इसमें से एक की मृत्यु हुई है। यह पहला मौत था निपाह वायरस से। तो याद रखेंगे, आगे इसके बारे में आ सकता है प्रश्न। नेक्स्ट करंट अफेयर्स काफी शानदार है। हुआ क्या था कि अमेरिका में अभी राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने वाला है। वहां पे पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति कैंडिडेट है, ये कर रहे थे रैली के दौरान एक युवक ने उन पे गोली चला दी और गोली चलने से उन्हें कुछ ज्यादा क्षति नहीं हुई, बस कान थोड़ा सा डैमेज हो गया, कान को छूकर गई थी गोली। उसके बाद वे वापस आए ठीक होकर और उन्होंने अपना पहला रैली दिया, मिशिगन रैली, मतलब मिशिगन में रैली की। और वहां पे 2-3 बात आप जरूर याद रखेंगे। उन्होंने चीन के व्यापार दर्जे को खत्म करने की बात कही और जो बाइडेन को चिढ़ाते हुए समझ लीजिए बोला कि मैं लोकतंत्र के लिए गोली खाया हूं, ऐसा उन्होंने कुछ कोड यूज किया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस कहानी है तो इसलिए आप याद रखें थोड़ा सा। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राष्ट्रपति पद के लिए तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन है? तो JD वेंस, इनका नाम आप याद रखेंगे, काफी हद तक सुर्खियों में आगे आने वाले इलेक्शन में रहने वाले हैं। चलिए आज के करंट अफेयर्स का आखिरी करंट अफेयर्स हम सब देखते हैं। ये तो 1-2 दिन से ही न्यूज में है। तो बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। आपको पता है एक आरक्षण लाया गया जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 44% ही सीट बचा था, जिसको लेकर क्या 44% ही सीट बचा था, जिसको लेकर कि वहां पे बहुत जोरदार हंगामा हुआ। और उस बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया है? तो बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट यानी निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए विवाद और हिंसा के कारण बनी आरक्षण व्यवस्था के प्रावधानों को बदल दिया। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है
तो 93% सरकारी नौकरी गुणवत्ता के आधार पर होगा। 5% आरक्षण का लाभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए होगा। इसी को बढ़ा के 30% कर दिया गया था, जिसके लिए बहुत ज्यादा हिंसा हुआ। 1% आरक्षण का लाभ अल्पसंख्यक और 1% जो है आरक्षण जो होगा वो मिलेगा जो शारीरिक रूप से असमर्थ है, ठीक है, तो उनको मिलेगा आरक्षण। तो ये था बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर अभी जो रिपोर्ट आया है, ठीक है, आगे भी आएगा तो मैं कवर कर दूंगा। तो ये था ईयरली वार्षिकी करंट अफेयर्स 2024 का सेट नंबर 3। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, कल मैं अकाउंटेंसी का 2 वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। आज मैं लाने वाला था पर सच में तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। डेली आपको ईयरली करंट अफेयर्स का सेट मिलेगा और अभी और ज्यादा करंट अफेयर्स हम सब कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।